नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र विषय से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम, बीपीएससी 3.0 एग्ज़ाम, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम तथा एमपी स्टेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न मिलने की संभावना है तथा यह क्लास रिवीजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कागजी मुद्रा जारी करने का एकाधिकार किसे होता है? ऑप्शन ए व्यापारिक बैंक को, बी केंद्रीय बैंक को, सी वित्त मंत्रालय को। तो वित्त मंत्रालय जो है वह 1 रुपये का नोट एवं सिक्के जारी करने का कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है तथा 1 रुपये के नोट पर भारत के जो वित्त सचिव होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं तथा व्यापारिक बैंक साख सृजन का कार्य करती है। साख सृजन जो है व्यापारिक बैंक द्वारा किया जाता है और कागजी मुद्रा नोट जारी करने का एकाधिकार जो है वह केंद्रीय बैंक के पास होता है और भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत में कागजी मुद्रा या नोट जारी करने का एकाधिकार जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1900 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी और 1 अप्रैल 1935 को भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई ने कार्य करना प्रारंभ किया था। आरबीआई की स्थापना के लिए जो सिफारिश है वह सिफारिश एंग हिल्टन आयोग ने की थी। एंग हिल्टन आयोग की सिफारिश के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई। 1948 तक आरबीआई ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य किया। अगर आरबीआई के गवर्नर की बात की जाए तो आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे तथा सीडी देशमुख भारत के प्रथम आरबीआई के जो है प्रथम भारतीय गवर्नर थे तथा क्रम में तीसरे आरबीआई के गवर्नर थे। वर्तमान में 25वें या कह सकते हैं वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं डॉक्टर शक्तिकांत दास हैं। अगर आरबीआई के लेखा वर्ष की बात की जाए तो आरबीआई का लेखा वर्ष जो है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है जो 2021 से चालू हुआ है। 2021 के पहले आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। अगर आरबीआई के कार्यों की बात की जाए तो आरबीआई द्वारा जो है पत्र मुद्रा का निर्गमन किया जाता है या कह सकते हैं कागजी मुद्रा छापने का एकाधिकार जो है आरबीआई के पास है। इसके अलावा सरकार का बैंक वित्तीय एजेंट आर्थिक परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है और बैंकों के लिए समाशोधन गृह का कार्य भी करता है तथा कह सकते हैं आरबीआई अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। देश के स्वर्ण तथा विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक एवं प्रबंधक जो है आरबीआई होता है। आर्थिक तथ्यों तथा आंकड़ों को एकत्रित और प्रकाशित करने का कार्य आरबीआई द्वारा किया जाता है। इसके अलावा भारत में काम करने वाले वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को नियंत्रित करने का कार्य जो है आरबीआई के पास है। तो यह आरबीआई के बारे में संक्षिप्त जानकारी थी। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन जो है, मुद्रा पूर्ति M3 क्या है? नोट एवं सिक्के तथा मांग जमाएं, नोट सिक्के मांग जमा, धन डाकघर की बचत राशियां, A+B कोई नहीं। तो M1 जो है वह नोट एवं सिक्के तथा मांग जमाएं होती हैं। तो M1 ए ऑप्शन दिया गया है। भारत में मुद्रा पूर्ति के संदर्भ में M1, M2, M3 और M4 4 अवधारणाएं प्रचलित हैं जिसमें M1 में C+DD+OD को शामिल किया गया है। C का मतलब हुआ करेंसी जो है चलन में है और DD मतलब मांग जमाओं को और OD मतलब अदर डिपॉजिट या अन्य जमाओं को शामिल किया गया है।
M1 में। M2 की अगर बात की जाए तो M2 में M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की बचत बैंक जमाओं को शामिल किया गया है, तथा M3 में M1 प्लस पोस्ट ऑफिस तथा सहकारी बैंक की समय जमाओं को शामिल किया गया है, और M4 में M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की कुल जमाओं को शामिल किया जाता है। अगर तरलता के क्रम में देखा जाए तो M1 जो है सबसे तरल मुद्रा के रूप में जानी जाती है, और M4 सबसे अतरल मुद्रा के रूप में जानी जाती है। M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है या विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। इसके अलावा एक मुद्रा गुणक की बात अगर पूछी जाती है तो मुद्रा गुणक होता है M3/M0, यह मुद्रा गुणक की बात करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की केंद्रीय सरकार को आयकर किस साधन से प्राप्त नहीं होता है? भारत में केंद्रीय सरकार को आयकर किस साधन से प्राप्त नहीं होता है? व्यापार कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर। तो व्यापार कर से केंद्रीय सरकार को आयकर प्राप्त नहीं होता, बाकी सीमा शुल्क, आयकर और उत्पाद कर के माध्यम से केंद्र सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस कर से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है? प्रत्यक्ष कर से, परोक्ष कर से, संपत्ति कर से, आयकर से। तो प्रत्यक्ष कर से सबसे ज़्यादा जो है आय प्राप्त होती है, लेकिन वर्तमान में परोक्ष कर कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष कर कह सकते हैं, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी को शामिल किया गया है और जीएसटी से वर्तमान में सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है, तो अप्रत्यक्ष कर कह सकते हैं, इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, अपवाद स्वरूप मांग वक्र होता है जिसका एक्स अक्ष के समांतर होता है, झुकाव ऊपर बाएं ओर होता है, झुकाव नीचे दाईं ओर होता है, झुकाव ऊपर दाएं ओर होता है। तो अपवाद स्वरूप जो मांग वक्र होता है उसका झुकाव ऊपर दाएं की तरफ होता है, तो ऊपर दाएं किधर हो जाएगा? यह हो जाएगा। अपवाद स्वरूप मांग वक्र का आरेख यह हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि उत्पत्ति के समय समस्त साधनों में 100% वृद्धि के पश्चात उत्पादन में 80% वृद्धि होती है तो स्थिति को कहते हैं। तो अगर उत्पादन के समस्त साधनों में 100% वृद्धि के पश्चात उत्पादन में 80% वृद्धि होती है तो इसे कहते हैं पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल, क्योंकि उत्पादन साधन तो बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं और उत्पादन में क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो इसलिए ह्रासमान प्रतिफल कहा जाएगा। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है? तो इसको एक आरेख के माध्यम से समझा जा सकता है। तो यह टोटल यूटिलिटी हो गई और यह हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। तो पूछ रहा है जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? सीमांत उपयोगिता जब 0 होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है? तो सीमांत उपयोगिता यहाँ पे 0 है तो कुल उपयोगिता क्या है? अधिकतम है। बी ऑप्शन सही है। अगर पूछता जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है तो कुल उपयोगिता क्या हो रही है? सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। अगर पूछता सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता क्या है? तो कुल उपयोगिता बढ़ रही है घटती दर से, अगर यह धनात्मक है। तो यह 3 संबंध टीयू और एमयू में एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, क्या है? सामान्य मांग फलन का ढाल होता है। तो सामान्य मांग फलन का ढाल जो है यह होता है ऋणात्मक बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है। बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन, यदि मांग फलन डी बराबर 400-2p हो तो 50 रुपये प्रति इकाई कीमत पर मांगी गई मात्रा क्या होगी? तो यहाँ पी की जगह पे 50 का मान रखने पर इसको हल करेंगे तो 300 आंसर आएगा। तो मांगी गई मात्रा जो है 300 इकाई हो जाएगी। 9 का सही आंसर ये है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, एकाकी मांग की लोच का अर्थ है। तो एकाकी मांग की लोच को आयताकार अतिपरवलय कहते हैं। यहाँ पर मांग की लोच जो होती है वह 1 के बराबर होती है। सी ऑप्शन सही है। 10 नंबर क्वेश्चन का अगला 11 नंबर क्वेश्चन, कीन्स आर्थिक विकास सिद्धांत निम्न अर्थव्यवस्था के लिए है। तो कीन्स का आर्थिक विकास सिद्धांत जो है वह विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए है।
बी ऑप्शन सही है। अगला है निम्न चित्र में प्रदर्शित है, तो निम्न चित्र में क्या प्रदर्शित है? मार्शल का सामान्य संतुलन, वालरा का आंशिक संतुलन, ए था बी दोनों, वालरा का सामान्य संतुलन। तो इस आरेख में वालरा का सामान्य संतुलन दिखाया गया है, डी सही है 12 का। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर की दृष्टि से कौन सा वर्ष महान विभाजक वर्ष माना जाता है? तो भारतीय जनसंख्या की वृद्धि की दर से जो है 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। 1911 और 21 के बीच में भारत की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई वह 0.3% ये माइनस में वृद्धि हुई थी, इसलिए इस दशक को महान विभाजक दशक के रूप में जाना जाता है। 1921 ए ऑप्शन में है, इसलिए 13 का सही आंसर ए है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार भारत में पब्लिक सेक्टर के उद्योगों की संख्या कितनी रही है? तो 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार भारत में जो पब्लिक सेक्टर या सार्वजनिक उद्योगों की संख्या थी वह 8 निर्धारित की गई थी, और वर्तमान में जो सार्वजनिक उद्योगों की संख्या है वह सार्वजनिक उद्योगों के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 8 थे 1991 में, और वर्तमान में 2 उद्योग शेष बचे हैं। और अगर अनिवार्य लाइसेंस के तहत 1991 में उद्योगों की संख्या की बात की जाए तो 18 उद्योगों के लिए अनिवार्य लाइसेंस लेने की आवश्यकता थी, और वर्तमान में 5 उद्योग जो हैं अनिवार्य लाइसेंस के दायरे में रखे गए हैं। उनमें मादक पेय का आसवन और उन्हें बनाना, रेलवे परिवहन, दवाई और औषधि, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक, अंतरिक्ष और रक्षा उपकरण को के क्षेत्र में अगर किसी को कार्य करना है तो सरकार से लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 2 ही है वर्तमान में। अगला है क्वेश्चन क्या है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 14 का। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुपात मुद्रा गुणक बताता है? तो मुद्रा गुणक बताने के लिए M3/M0 हो जाता है, तो M3 अनुपात M0 हो जाएगा। तो M3 अनुपात M0 जो है ए ऑप्शन में दिया है, 15 का सही आंसर ए है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या सही मिलान नहीं है? फसल और सबसे बड़े उत्पादक राज्य, क्या मिलान नहीं है सही? तो चावल जो है पंजाब में नहीं उत्पादित होता है सबसे ज़्यादा, और चावल जो है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब में उत्पादित होता है, और गेहूँ यूपी, एमपी और पंजाब में उत्पादित होता है। तो यही गलत है, बाकी सब सही है। बाकी अखरोट गुजरात में होता है, गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है, जूट पश्चिम बंगाल में होता है। चावल के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल का है, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश का है, और थर्ड नंबर पे पंजाब का है। तो यह गलत है, एक गलत पूछा गया है था इसमें। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है, सी ऑप्शन सही है 17 का। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आर्थिक सहयोग की स्थायी परिषद भी कहा जाता है? तो आर्थिक सहयोग की स्थायी परिषद को G20 कहा जाता है, और G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। 2023 में G20 की मेज़बानी भारत द्वारा की गई थी, और 2024 में G20 सम्मेलन की मेज़बानी जो है वह ब्राज़ील करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में BOP संकट किस साल में आया था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में BOP संकट जो है 1991 में आया था, और 1991 में क्या स्थिति हुई थी कि 2 सप्ताह या 15 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ शेष बचा था, और 67 टन सोना गिरवी रखकर $2.2 अरब का कर्ज IMF से लिया गया था, भारत ने लिया था। तो BOP संकट की स्थिति का सामना भारत ने 1991 में किया था। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत का सबसे उच्चतम मूल्य का नोट कौन सा रहा है? तो सबसे उच्चतम मूल्य का नोट जो है 10,000 रुपये का रहा है, डी ऑप्शन सही है 20 का। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था, 21 नंबर का सही आंसर सी। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? तो भारत में वित्त मंत्री द्वारा
आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता की जाती है। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। गेहूं, चावल, मोटे अनाज, दाल, इनमें से कौन सी फसलें पूर्ण रूप से खाद्यान्न फसलों को प्रदर्शित करती हैं? तो इसमें खाद्यान्न फसलें तो सब हैं, तो 1 2 3 4 सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न तालिका में मांग की लोच ज्ञात कीजिए। तो मांग की लोच ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? डी क्यू अपान डी पी इंटू पी अपान क्यू, या माइनस में होता है। तो डी क्यू कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यू जो हो जाएगा वह 1200 हो जाएगा। 1600 से जब 400 घटाएंगे तो 1200 बचेगा। डेल्टा पी हो जाएगा, यह माइनस में है तो माइनस का हो जाएगा डेल्टा पी 3, तो यह कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। गुणे पी कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा 6, P1 6 हो जाएगा, और क्यू कितना हो जाएगा? क्यू हो जाएगा 1600। अब इसको जब काटेंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 हो जाएगा, और 2 ये 8 हो जाएगा, और बाकी बचेगा यहाँ 4 से काटेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 3, तो 3/2 आएगा अंततः, और 3/2 को जब भाग करेंगे तो आएगा 1.5। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1.5 मांग की लोच आएगी, और 1.5 ए ऑप्शन में दिया गया, तो 24 का सही आंसर ए है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? कीमत रेखा व्यक्त करती है उपभोक्ता के कीमत को, सीमाओं को, आय को, पसंद को। तो कीमत रेखा उपभोक्ता की सीमाओं को व्यक्त करती है। 25 का सही आंसर ए है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? कीमत स्तर एवं मुद्रा के मूल्य में संबंध होता है। तो कीमत स्तर एवं मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व किया।